गुड इवनिंग गाइस। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया था 11 13 जेपीएससी का मेंस के ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना। आ, इसमें ये थर्ड वीडियो होगा इकोनॉमिक्स का। आ, इसमें मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी। डू वी कंसिडर इंडियन इकोनॉमी एंड अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें और भी एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। अविकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, मानव विकास सूचकांक और संरचनात्मक रूपांतरण के मामले में पीछे रह जाती है। ये केवल गरीबी को नहीं दर्शाती बल्कि उन संरचनात्मक कमजोरियों को भी बताती है जो सतत आर्थिक विकास में बाधा बनती है। अविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं: पहला, निम्न प्रति व्यक्ति आय। औसत आय बहुत कम होती है जिसके कारण जीवन स्तर निम्न और गरीबी व्यापक रूप से पाई जाती है। दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। कार्यबल का बड़ा हिस्सा कृषि में लगा होता है जो प्रायः अल्प उत्पादकता और छिपी हुई बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रस्त होता है। तीसरा, औद्योगिकरण का निम्न स्तर। उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होते हैं तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता सीमित रहती है। चौथा, बेरोजगारी और अबेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। पांचवा, पूंजी की कमी। बचत और निवेश दोनों ही कम होते हैं जिससे गरीबी का दुष्चक्र विस्कस साइकिल चलता रहता है। छठा, प्रौद्योगिक पिछड़ापन। पुरानी तकनीक, अनुसंधान और विकास की कमी और प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता। सातवां, कमजोर आधारभूत ढांचा। परिवहन, उच्च ऊर्जा, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं अपर्याप्त होती है। आठवां, जनसांख्यिकीय दबाव। तेज जनसंख्या वृद्धि, उच्च आश्रित अनुपात और मानव पूंजी निर्माण में कमी। नौवां, गरीबी और असमानता। अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तथा क्षेत्रीय असंतुलन। 10वां, बाहरी निर्भरता। पूंजीगत वस्तुएं, तकनीकी, रक्षा उपकरण और कभी कभी खाद्यान्न तक के लिए विकसित देशों पर निर्भरता। अब यहाँ क्वेश्चन उभरता है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित है? तो हम डिफरेंट टाइम्स को लेंगे जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को आकलन करेंगे। पहला, स्वतंत्रता के समय 1943। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपरोक्त लगभग सभी विशेषताएं मौजूद थी। स्थिर कृषि, नगण्य औद्योगिकरण, बहुत कम प्रति व्यक्ति आय, निरक्षरता और उच्च गरीबी तक। उसमें इसे सही मायने में अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद का विकास, नियोजित विकास, हरित क्रांति, औद्योगिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति और वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था की संरचना को बदला। वर्तमान परिदृश्य 2020 के बाद, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत जीडीपी में पांचवी तथा पीपीपी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। कृषि का घटता हिस्सा। कृषि पर जीडीपी से में 18% कम योगदान देती है, यद्यपि इसमें लगभग 45% कार्यबल अभी लगा हुआ है। औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का विकास। सेवाएं जीडीपी में 50% अधिक योगदान दे रही हैं। उभरता मध्यम वर्ग। शहरीकरण, उपभोग और डिजिटाइजेशन ने बढ़ा। मानव विकास संकेतक में सुधार, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और गरीबी में कमी आई है। फिर भी चुनौतियां हैं। प्रति व्यक्ति आय अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन अभी भी मौजूद है। बुनियादी ढांचे में कमी, कौशल अभाव और पर्यावरणीय दबाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया, आज भारत को सख्त अर्थों में अविकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। इसे अधिक उपयुक्त रूप से विकासशील उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। भारत ने विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा से बाहर निकलकर काफी प्रगति की है, किंतु अभी भी संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। अतः भारत सही को सबसे सही ढंग में विकासशील अर्थव्यवस्था जिसमें अपार संभावनाएं हैं परंतु कई चुनौतियां भी मौजूद है कहा जा सकता है। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर एक बार है, An underdeveloped economy is one that lags in terms of per capita income, industrial growth, human development indicators, and structural transformation. The term does not merely indicate poverty but reflects structural weaknesses that
hinder sustained growth and development. Important characteristics of an underdeveloped economy. First, low per capita income. Average income remains very low, leading to poor standard of living and widespread poverty. Second, high dependence on agriculture. Majority of the workforce is employed in agriculture, often characterized by low productivity and disguised employment. Third, low level of industrialization. Industry and manufacturing sector remains weak, with limited capital goods, productions and dependence on imports for machinery and technology. Fourth, unemployment and underemployment. Existence of unemployment in urban areas and disguised unemployment in rural areas in common. Capital deficiency. Low saving and low investment create a vicious cycle of poverty. The economy often depends on foreign aids and loan for capital formations. Sixth, technological backwardness, obsolete technology, lack of research and development, and low productivity per worker. 7. Poor infrastructure, weak transport, power supply, irrigation, healthcare, and educational facilities. 8. Adverse demographic features, high population growth, high dependency ratio, and lower human capital formations, inequality and poverty, wide gap between rich and poor, and significant regional imbalances. 10. External dependence, dependence on advanced nations for capital goods, technology, defense equipment, and at time food grains. Is the Indian economy back underdeveloped? At the time of independence, 1947, Indian economy exhibited almost all the above features: stagnant agriculture, negligible industrialization, very low per capita income, illiteracy, and high poverty. It was rightly considered undeveloped. Post-independence developments: planned economic development, green revolution, industrialization, IT revolution, and global integration transformed India's economic structure. Current features: 2020s. Third largest economy in terms of GDP, India is the fifth largest in nominal GDP and third largest in PBD. Agriculture's declining share. Agriculture now contributes less than 18% to GDP, though it still employs around 45% workforce. Industrial and service sector growth. Service account for about 50% of GDP, showcasing structural transitions, rising middle class, increasing urbanization, consumption, and digitalization. Improving human development indicators, literacy, life expectancy, and poverty reductions have significantly improved, yet challenges persist. Per capita income remains modest compared to developed nations. Poverty, unemployment, underemployment, and regional inequalities are still present. Infrastructure gaps, skill deficit, and environmental stress hinder development. The conclusion written in this way: India today is no longer an underdeveloped economy in the strict sense, but rather a developing, emerging economy. While it has moved far beyond the typical characteristics of an underdeveloped economy, it still faces structural challenges that need reforms and inclusive growth strategies. Thus, India can be best described as a developing economy with significant potential but persistent challenges. अथवा में एक क्वेश्चन और था समावेशी विकास का, उसका मॉडल आंसर इस प्रकार है: समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें आर्थिक वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर तबकों तक समान रूप से पहुंचे। केवल जीडीपी वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवसर की समानता, सामाजिक न्याय, गरीब उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच भी आवश्यक है। भारत जैसे विविधता वाले देश जहाँ जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं, समावेशी विकास सामाजिक राजनीतिक स्थिरता तथा सतत विकास के लिए अनिवार्य है। भारत में समावेशी विकास हेतु सरकारी नीतियाँ: फर्स्ट, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा 2005, ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 2/3 आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, आधार से जुड़ी सीधी सब्सिडी व्यवस्था को लीकेज घटाने का प्रयास। आलोचना: मनरेगा में भ्रष्टाचार, पीडीएस में लक्ष्यहीनता, डीबीटी में तकनीकी बहिष्करण की समस्या।
दूसरा, वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। मुद्रा योजना सूक्ष्म लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराया। डिजिटल इंडिया डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा। आलोचना, कई जनधन खाते निष्क्रिय। वित्तीय साक्षरता के अभाव में छोटे उधारकर्ताओं की कठिनाई। थर्ड, शिक्षा एवं कौशल विकास। सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षा का अधिकार अधिनियम। प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा का स्वावलंबीकरण। समग्र शिक्षा अभियान, पूरी प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक शिक्षा एकीकृत। कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार योग्यता पर बल। आलोचना, सीखने के परिणाम कमजोर। अ, उच्च ड्रॉप आउट दर तथा उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल का अभाव। फोर्थ, स्वास्थ्य एवं पोषण। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीब परिवार को स्वास्थ्य बीमा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने का प्रयास। पोषण अभियान, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण कम करने हेतु। आलोचना, स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का केवल 2%। ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचा व डॉक्टरों की भारी कमी। पांचवा, कृषि और ग्रामीण विकास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता। फसल बीमा योजना, फसल हानि पर जोखिम कवरेज। ग्रामीण बुनियादी ढांचा योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सौभाग्य, जल जीवन मिशन। आलोचना, बीमा दावा में देरी, पीएम किसान की सीमित पहुंच और एमएसपी का पर्याप्त कवरेज। छठा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। आरक्षण नीतियां, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु। महिला कल्याण योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक आदिवासी कल्याण कार्यक्रम। आलोचना, आरक्षण लाभकारी होने के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार अवसरों की कमी वास्तविक सशक्तिकरण को बाधित करती है। महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अब भी कम है। आलोचनात्मक विश्लेषण। पहला, क्षेत्रीय असमानता। दक्षिण और पश्चिम राज्य सामाजिक आर्थिक सूचकांक में उत्तर और पूर्वी राज्यों से बेहतर है। बेरोजगारों एवं जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं। थर्ड, ग्रामीण शहरी खाई, स्वास्थ्य शिक्षा और बुनियादी ढांचे में असमान पहुंच। चौथा, क्रियान्वयन की कमी, भ्रष्टाचार लीकेज और निगरानी की कमजोरी। पांचवा, पर्यावरण असंतुलन, तीव्र विकास के कई बार पारिस्थितिकी व सततता की अनदेखी करता है। आगे की राह। फर्स्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण पर निवेश बढ़ाना। दूसरा, श्रम प्रधान उद्योग व एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित देकर रोजगार सृजन। तीसरा, कृषि सुधार, सिंचाई, भंडारण व बाजार तक पहुंच में सुधार। चौथा, अंतिम छोर तक सेवा वितरण हेतु मजबूत निगरानी और व शिकायत निवारण। पांचवा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर महिला भागीदारी सुनिश्चित करना। छठा, संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया, भारत की विकास यात्रा में समावेशी विकास आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रगति सामाजिक समानता और न्याय में परिवर्तित हो। यद्यपि सरकार की पहले यह एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है, परंतु इसके सफल कार्यान्वयन, नीतिगत निरंतरता और सहभागी शासन के बिना एक सतत व समावेशी भारत का सपना अधूरा रहेगा। इसका इंग्लिश का मॉडल इस प्रकार है, inclusive growth refers to a growth process which ensures that the benefits of the economic expansion are equitably shared among all sections of society, especially the marginalized and disadvantaged. Unlike mere economic growth measured by GDP, inclusive growth emphasizes equality of opportunity, social justice, poverty reduction, employment generation, and access to quality education, healthcare, and basic services. In India, where socio-economic inequalities persist along the lines of caste, class, gender, and region, inclusive growth is not only an economic imperative but also a socio-political necessity for stability and sustainable development. Government policies for inclusive growth. First, poverty alleviation and social security. Manrega 2005 provides 100 days of guaranteed wage employment in rural areas, ensuring livelihood, security, and social employment. National Food Security Act 2013 ensures subsidized food grains to nearly two-thirds of the population. Uh, Direct Benefit Transfer (DBT) reduces leakage in welfare delivery through Aadhaar-linked transfers. Criticism: leakage in Manrega, poor targeting in PDS, and technological exclusion in DBT highlights implementation
bottom line. Second, financial inclusion. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana opened millions of bank accounts for the unbanked, expanding access to financial services. PM Mudra Yojana provides credit to micro and small enterprises, especially women and marginalized groups. Digital India promotes digital payments and financial literacy. Criticism. Many Jan Dhan accounts remain dormant, as small borrowers often face repayment challenges without adequate financial literacy. Third, education and skill development. Sarv Shiksha Abhiyan and Right to Education Act universalize elementary education. Samagra Shiksha Abhiyan integrates school education from pre-primary to senior secondary school level. Skill India Mission and PM Kausal Vikas Yojana focuses on vocational training and employability. Criticism. Learning outcomes remain poor, dropout rates high, and skill mismatch with industry need persists. Healthcare and nutrition. Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana provides health insurance to poor households. National Health Mission strengthens healthcare delivery, especially in rural areas. Poshan Abhiyan targets malnutrition among women and children. Criticism. India spends only 2% of GDP on healthcare, leading to weak infrastructure, shortage of doctors, and poor quality of care in rural areas. Fifth, agricultural agriculture and rural development. PM Kishan provides direct income support to farmers. PM Fasal Bima Yojana risk coverage against crop failure. Rural infrastructure schemes, PMGSY roads, Saubhagya electricity, Jal Jeevan Mission drinking water. Criticism: delays in insurance claims, limited risk of PM Kisan, and inadequate MSP coverage reduce effectiveness. Sixth, social justice and empowerment. Reservation in education and jobs for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, and economically weaker sections. So scheme formats Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwala Yojana, and SHG promotions. Minority and tribal welfare programs. Criticism. While reservation help, lack of quality education, unlimited jobs, opportunities, restrict to empowerment, women's labor force participation remains low. Critical evaluation. While India has made progress in promoting inclusive growth, several challenges persist. First, regional disparities. Southern and western states outperform northern and eastern states in social and economic indicators. Second, jobless growth. Despite GDP expansion, employment generation remains inadequate, especially in manufacturing. Third, rural-urban divide. Access to healthcare, education, and infrastructure is still skewed in favor of urban areas. Fourth, implementation gaps. Leakage, corruption, and inefficiencies dilute the impact of welfare schemes. Fifth, environmental sustainability. Rapid growth often neglects ecological balance, affecting long-term inclusivity. Way forward. First, strengthen human capital investment through quality education, healthcare, and nutrition. Second, promote labor-intensive manufacturing and MSMEs for employment generation. Third, focus on agriculture reforms with better irrigation, shortage, and market linkage. Fourth, ensure last-mile delivery of welfare schemes through robust monitoring and grievances redressal. Fifth, address gender inequality by enhancing women's participation in the workforce and decision making. Sixth, pursue balanced regional and development through targeted intervention in backward regions. The conclusion written this way: inclusive growth is the cornerstone of India's development journey, ensuring that economic progress translates into social equality and justice. While government initiatives have laid a strong foundation, sustained policy focus, effective implementation, and the participatory governance are essential to achieve the vision of a truly inclusive and sustainable India. आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें और आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।